हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। होप सो अच्छी तो चलनी चाहिए। अच्छा अब सुनो, आवर एनवायरनमेंट की ये वीडियो है, 2 पार्ट में खत्म करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है और जो 1-2 दिन में आ जाएगी पार्ट नंबर 2। ठीक है, आधा चैप्टर इसमें करेंगे, आधे ज्यादा ही कर देंगे और वो थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी पार्ट 2 की। ठीक है, आओ भाई आवर एनवायरनमेंट शुरू किया जाए। देखिए भगवान का नाम, आवर एनवायरनमेंट। तो बच्चों सबसे पहले ना चैप्टर में आप एक वर्ड देखोगे, क्या लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट होता क्या है। तो यार एक बात बताओ, मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हूँ तो भाई मेरा क्या एनवायरनमेंट है, मेरा ये एनवायरनमेंट है कि मेरे आसपास क्या क्या चीजें हैं। मैं एक फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक पहना हुआ है, ये कपड़े पहने हुए हैं, आसपास एक रूम है, खाली रूम है ना, कुर्सियां हैं, ये है। तो मैं कहता हूँ मेरे आसपास मैं ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं ना उन सबको सम अप कर दो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबको सम अप कर दूंगा, उसे एनवायरनमेंट कहता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैं कहता हूँ मेरा क्या एनवायरनमेंट है, तो मेरा ये एनवायरनमेंट है इस रूम का। अगर मैं किसी फॉरेस्ट में जाऊँ तो मेरा वो वाला एनवायरनमेंट होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना उनका जो सम अप है वही एनवायरनमेंट है। तो बच्चों एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन होगी, net sum of all the external factors, net sum of all the external factors, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका सम कर दो जो कि किसके सराउंडिंग में है, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सराउंड्स, दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है उनका सम अप क्या है, एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बच्चों देखना ये तो डेफिनेशन हो गई नॉर्मल। एक ना एनवायरनमेंट की एक और डेफिनेशन होती है, वो होती है द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव। एक ऐसी दुनिया जो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल है। तो मैं कहता हूं हम जिस दुनिया में रहते हैं ना बच्चों, वो फिजिकल और बायोलॉजिकल है। तो इस वर्ल्ड का जो सम अप है ना वो एनवायरनमेंट है। तो सीधा आपको क्या याद रखना है, एनवायरनमेंट इज द नेट सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, या फिर द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे आपकी NCERT एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है और बोला हुआ है ये एनवायरनमेंट है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, यही तो एनवायरनमेंट है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां से ना एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसे देखो आप, तो या तो आप इसको बोल दो इकोसिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हो इकोलॉजिकल सिस्टम। तो जो इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम है ना वो क्या है बच्चों, मैं कहता हूं कि ना इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का मतलब है कि ना एनवायरनमेंट का एक पार्टिकुलर एरिया जहां पे जितने भी लिविंग है जितने भी नॉन लिविंग है वो सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ ना सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जंगल में गया तो मैं कहता हूं मैं एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आ गया और मैंने क्या देखा कि लिविंग चीजें हैं, पेड़ हैं, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब लिविंग चीजें हैं। और नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें जैसे डेड लीव्स हो गई है ना, जैसे रोड्स हो गए, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग चीज। जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो मैं कहता हूँ एक ऐसा एरिया, एनवायरनमेंट का एक ऐसा एरिया जहां पे बायोटिक जो कि लिविंग होते हैं, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक ही साथ अपने सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करते हैं। समझ आया? इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इकोसिस्टम इज अ geographical area where biotic components बच्चों बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, लिविंग। जैसे क्या हो गए, एनिमल्स हो गए है ना, प्लांट्स हो गए, ये इंटरेक्ट करते हैं, interacts with abiotic components, interacts with abiotic components। और जो ये abiotic components है ना ये होते हैं नॉन लिविंग, interacts with abiotic components। और ये abiotic components के एग्जांपल में क्या, एयर, वाटर। अच्छा, तो बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे से सब्सटेंस एक्सचेंज करते हैं एंड एक्सचेंज सब्सटेंसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो बच्चों को आपसे बोले इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होगा, तो एनवायरनमेंट का वो एक छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे बायोटिक लिविंग
एबायोटिक, नॉन लिविंग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से सामान भी एक्सचेंज करते हैं। समझ आ गया? देखो एक कंपोनेंट्स है, तो या तो आएगा कंपोनेंट्स या फिर आएगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स। तो बच्चों मैंने कहा दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक होंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का क्या मतलब? बायो, जहां बायो आ जाए ना वहां मतलब होता है लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे होंगे? लिविंग। और एक होंगे आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट्स, और ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे ना, ए इधर गया तो आगे नॉन लिविंग, तो ये कैसे होंगे? नॉन लिविंग। अब बच्चों यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछेगा कि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है ना उसके आप एग्जांपल्स दो, तो आप क्या बोलोगे? बायोटिक के क्या हो सकते हैं? तो मैंने कहा प्लांट्स, क्या बोलूंगा? एनिमल्स। अच्छा, और क्या बोल सकता हूँ? फंजाई। और क्या बोल सकता हूँ? एल्गे। और क्या बोल सकता हूँ? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसी का क्या नाम है बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है इसका? ब्लू ग्रीन एल्गे। अच्छा, ये सब लिविंग है। एबायोटिक के एग्जांपल दो, मतलब नॉन लिविंग। तो मैंने कहा हवा, पानी, विंड, टेम्परेचर, और क्या बोल सकता हूं? और क्या बोल सकता हूं? सॉइल, सॉइल। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए? नॉन लिविंग के। देखो फटाफट देखो ना, इकोसिस्टम के वो कंपोनेंट्स थे, लेकिन कभी क्वेश्चन आ गया कि देखो ये क्या था, इकोसिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। इकोसिस्टम कितने तरह के हैं? तो ये अलग क्वेश्चन है। अब बता रहे हो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने तरह के हैं? अभी बताया इकोसिस्टम के पार्ट क्या है। तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देख रहे हो? सिस्टम, इकोसिस्टम। तो बच्चों इकोसिस्टम ना दो तरह का होता है। मैं कहता हूं एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि नेचर ने बनाया, तो इसको मैंने क्या बोला? नेचुरल इको सिस्टम। और एक होगा जो आदमी ने बनाया, आदमी ने, आर्टिफिशियल, या फिर इसी को क्या बोलूंगा? मैन मेड इको सिस्टम। ठीक है, अब मैं बोलूंगा जो कि ना नेचर में बना है और बिना इंसान की हेल्प के वो अपने आप में ऑपरेट करता है। जैसे मैंने कहा क्या जंगलों को हमने बनाया? तो भाई नहीं, जो जंगल है ना वो नेचर ने खुद बनाया। और क्या जंगल के पेड़ है? तो क्या तुम उसको पानी देने जाते हो? नहीं। क्या तुम उसको खाद देने जाते हो? नहीं। तो क्या जंगल के पेड़ नहीं उग रहे? क्या जंगल में जानवरों को खाना देने जाते हो? नहीं। तो क्या जंगल जानवरों को खाना नहीं मिलता? तो मैं कहता हूँ एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि नेचर ने अपने आप बनाया और बिना इंसान की हेल्प के नेचर में वो चल रहा है, वो है नेचुरल। मैं कहता हूँ एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको इंसानों ने बनाया। मैंने कहा जंगल तो हमने नहीं बनाया, लेकिन घर के गार्डन तो हमने बनाए ना, खेत तो हमने बनाए ना, देखो समुद्र तो हमने नहीं बनाया, लेकिन एक्वेरियम तो हमने बनाया ना। तो मैं कहूंगा दो तरह के होंगे, एक होंगे नेचुरल, एक होंगे आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो हैं जो कि सेल्फ एंड सस्टेन्ड है, नेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए थी? इको सिस्टम्स विच आर मेड एंड मेंटेन्ड बाय नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहां पे इंसानों की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमने बनाया, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इको सिस्टम विच इज मेड, बनाया भी और मेंटेन भी, मेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, अब बच्चों कभी कभी इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो? भाई क्या क्या आपने नहीं बनाया? फॉरेस्ट हमने नहीं बनाया। अच्छा, रिवर हमने नहीं बनाई। अच्छा, सी ओशन, ओशन हमने नहीं बनाया। अच्छा, माउंटेन्स हमने नहीं बनाए, माउंटेन्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हमने बनाया है? तो मैंने कहा गार्डन, जो घर का गार्डन है वो हमने बनाया, जल्दी में कहीं गार्डन, वैसे गार्डन। और एक्वेरियम, अच्छा, और क्या बोल सकता हूँ? तो फील्ड्स, जो खेत वगैरह हैं वो हमने बनाया। तो बच्चों वो इकोसिस्टम जो हमने बनाया आर्टिफिशियल, वो जो नेचर ने बनाया नेचुरल। ठीक है, देखो आगे चलते हैं।
आपने जितना देखा वहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों कि आपने पॉन्ड्स और जो लेक्स होते हैं ना, जो तालाब वगैरह वो जो होते हैं, उनको हम साफ नहीं करते, वो अपने आप खुद को क्लीन करते रहते हैं। लेकिन एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम जो होता है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना, हमने बनाया एक्वेरियम को। तो एक्वेरियम को ना हमें साफ करते रहना पड़ता है, लेकिन पॉन्ड्स और जो नेचुरल है ना उसको साफ नहीं करना पड़ता। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों आप क्या बोलोगे? देखो जो एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम, यहाँ पे फिश है, ठीक है, ये फिश है। अब ना क्या हुआ ना, ये फिश पानी में है। फिश किस में है? पानी में। अब तुमने ना यहाँ से फिश को खाना दिया, फिश को खाना दिया, तो फिश ने थोड़ा बहुत खाना खाया, थोड़ा बहुत जो खाना है ना वो वाटर में मिक्स हो गया। अच्छा, फिश ने खाना खाया, फिर फिश ने वेस्ट भी तो एक्सक्रीट किया, तो फिश ने जितना भी वेस्ट एक्सक्रीट किया वो भी पानी में मिक्स हो गया। अब देखो खाना भी पानी में मिक्स हो गया, वेस्ट भी पानी में मिक्स हो गया, और आप पानी को बदल नहीं रहे, आप पानी को बदल नहीं रहे, आप साफ नहीं करते। तो क्या ये सब देख रहे हो, चेहरा ही बन गया है ना, चेहरा ही बन गया। तो क्या ये सब मिलके धीरे धीरे ये सब पानी में मिक्स हो गए, पानी को कैसा बना देगा? टॉक्सिक। अब आपका सवाल होगा कि भैया एक बात बताओ ना, जो तालाब वगैरह है ऐसा तो उसका भी पानी टॉक्सिक हो जाना चाहिए, उसका पानी थोड़ी बदलते। तो मेरे भाई सुनो, जो लेक्स और जो पॉन्ड्स होते हैं ना, वहां पे ये जैसी ये सब इकट्ठा होता है ना, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिनका नाम है डिकम्पोजर्स। कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं। जैसे ये टॉक्सिक बनता है ना, तो बैक्टीरियाज इसके सरफेस पे बैठ जाते हैं और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैंने कहा क्या होता है ना, जो नेचुरल इकोसिस्टम है ना, वहां पे जैसे ही कुछ इकट्ठा होता है उसको तोड़ देते हैं डिकम्पोजर्स, और ये साफ सफाई करते रहते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना, वो हमने बनाया है, तो वहां पे ना कोई डिकम्पोजर नहीं है। क्योंकि वहां पे कोई डिकम्पोजर नहीं है, तो ये जो खाना और ये जो इसका वेस्ट है, ये सब पानी में मिक्स होकर पानी को टॉक्सिक बना रहा है, और इस टॉक्सिक पानी में मछली ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। इस हिसाब से मेरे को ये कहना था, नेचुरल इकोसिस्टम में ना डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि गंदगी को साफ करते रहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ना डिकम्पोजर्स नहीं होते। तो ये जो खाना और ये जो इसका वेस्ट है, ये पानी को टॉक्सिक बनाता है, इस वजह से हमें इसको चेंज करना है। लेकिन नेचुरल वाले को चेंज इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें नेचुरल डिकम्पोजर्स होते हैं जो साफ सफाई करते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर लिखोगे, क्वेश्चन है कि आप तालाब वगैरह को साफ नहीं करते, लेकिन एक्वेरियम को करना होता है। तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? तो देखो, एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल ecosystem which is incomplete due to lack of decomposers, ठीक है। आगे लिखोगे, फूड एंड वेस्ट generated by fish gets mixed with water, पानी के साथ मिक्स हो जाता है, gets mixed with water, and due to absence of decomposers, water becomes toxic. Hence aquarium needs to be cleaned. बच्चों मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि क्या होता है ना, फिश को जो भी आप खाना देते हो और फिश का जितना वेस्ट है ना, वो सब पानी में मिक्स हो जाता है, और पानी में मिक्स होकर पानी को टॉक्सिक बनाता है। एक्वेरियम में कोई डिकम्पोजर नहीं होता जो इस टॉक्सिन को तोड़ दे, तो मेरे को ना रोज रोज उसका पानी बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिश मर जाएगी। देखो, ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे देखो, वापस से समझो, वापस से इसी टॉपिक पे आ गए हम लोग। इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं? तो मैंने कहा इकोसिस्टम के ना दो कंपोनेंट्स है, बताया मैंने। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, देखते जाओ, और एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट, सही है। अब देखना, जो एबायोटिक कंपोनेंट है ना, उसके एग्जांपल लिख दूं क्या? एयर, वाटर, टेम्परेचर। क्यों बता रहा हूं? देखना, विंड, सॉइल, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। लेकिन जो बायोटिक जो लिविंग होते हैं ना, वो तीन में बढ़ते हैं। कितने में बढ़ते हैं? तीन में। सबसे पहले वो होते हैं जो खाने को बनाते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एक होते हैं जो, देखो, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो जो प्रोड्यूसर्स को खा जाते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और जो इन दोनों को डिकम्पोज कर देते हैं ना, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। सबसे पहले एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी के बाद कौन सा वर्ड सुना है तुमने? सेकेंडरी कंज्यूमर। और एक होते हैं आपके टर्शियरी कंज्यूमर। अब ये क्या होता है तो सुनो, मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स, पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट्स, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स ने ना फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना दिया। अब कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो वो जो प्रोड्यूसर्स को खा जाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी कोई खा जाता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खा जाते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं उन्हें टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और एक होता है क्वाटरनरी कंज्यूमर जो टर्शियरी को खा जाता है। और लास्ट में जब सब मर जाते हैं तो सबको कौन डिकम्पोज कर देगा? डीकंपोजर्स। इसे बनाओ, एक एक करके देखो। इसमें तो इतना ही था, हमें ना ए बायोटेक में बस इनके नाम आने चाहिए, मेन ना हमें इसको पढ़ना है। तो प्रोड्यूसर्स पढ़ते हैं, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स सब पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स, तो सबसे पहला कौन बताऊंगा? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो बच्चों प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि सिंथेसाइज मतलब बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अच्छा, दूसरी चीज एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं कहता हूं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, और एक एग्जांपल याद रखना, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको मैं क्या बोलता हूं? ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, और क्या बोल सकता हूं? तो बच्चों आपने एक नाम सुना होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगर आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है ना, तो लाइफ प्रोसेस में जब न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा होगा ना, तो आपने दो टाइप का पढ़ा होगा, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, जो केमिकल से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है ना, वो कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा, ये सब कैसे हैं? तो बच्चों जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, सुनते जाओ, प्रोड्यूसर्स आर कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, 3 पॉइंट हो गए। और चौथे में बच्चों एक चीज और लिख दो, एक और एग्जांपल बताऊं, तो जो एल्गी वगैरह होते हैं ना, एल्गी वगैरह वो भी अपना खाना खुद बना देते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में हमें इतना ही आना चाहिए था, इसी से आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो अगर कहीं ये भी क्वेश्चन आ गया तो लिख देना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, क्या एग्जांपल है? ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एल्गी। अच्छा, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फटाफट देखो, प्रोड्यूसर्स के बाद क्या? कंज्यूमर्स बताता हूं। प्रोड्यूसर हो गया, तो प्रोड्यूसर के बाद मेरे को क्या समझाना है? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? तो कंज्यूमर वो होते हैं, सबसे पहली बात, कंज्यूमर ऑटोट्रॉफिक होंगे कि हेटेरोट्रॉफिक? तो ये होंगे हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा, दूसरी चीज मेरे को ये बताओ बच्चों, कंज्यूमर कितने टाइप के बताए थे? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। उसकी बात करते हैं, लेकिन आप पहले मेरे को ये बताओ कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो हैं जो कि किसको खाएंगे? प्रोड्यूसर्स को, है ना। तो दे आर डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड होते हैं? ये ना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, है ना। अब देखना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं बता रहा, मैंने कहा जो कंज्यूमर्स है ना, वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। वो कंज्यूमर जो कि हर्बीवोरस हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि कैसे हैं? हर्बीवोरस। कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं जो कि कैसे हैं? कार्निवोरस। और कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि कैसे हैं? ओमनिवोरस। कैसे हैं? ओमनिवोरस। अब सुनो, हर्बीवोरस, हर्ब्स मतलब प्लांट, तो इनकी प्लांट बेस्ड डाइट है। ऐसे कंज्यूमर्स जो कि किस पे फीड करते हैं? प्लांट बेस्ड डाइट। अच्छा, अब कार्निवोरस क्या होगा? कार्निवोरस, कार्नी से होता है फ्लैश, तो फ्लैश या फिर मीट बेस्ड डाइट। इनकी डाइट कैसी है? मीट बेस्ड डाइट। अच्छा, और ये जो कंज्यूमर्स है ना, वो ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं हमारी बात करूं इंसानों की, तो हम प्लांट्स भी खा देते हैं भाई, सब्जियां भी खाते हैं, है ना, और हम एनिमल्स भी खा देते हैं ना, जो नॉनवेज खाते हैं। तो मैं कहता हूं ओमनिवोरस जो है ना, बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड डाइट। तो इनकी क्या है? बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड डाइट। एग्जाम्पल दो भाई हर्बीवोरस कंज्यूमर के। तो प्लांट बेस्ड डाइट कौन खाता है? तो डियर हो गया, गोट हो गया, है ना, एग्जाम्पल में आ गया। अच्छा, और कार्निवोरस के एग्जाम्पल दो, तो क्रोकोडाइल हो गया, है ना, हाइना हो गया, लायन हो गया। अच्छा, ओमनिवोरस के एग्जांपल दो, तो भाई बेस्ट एग्जांपल कौन है यार? डॉग हो गए अपने, है ना, और ह्यूमंस हो गए। सही है, ये सब एग्जांपल्स हो गए। इसे देखो,
बच्चों बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर में फर्क नहीं समझ आता, नहीं आता ना, अब आएगा। सुनो, ये हो गया आपका, मैं समझाता हूँ। हेडिंग ना आपकी कंज्यूमर ही चल रही है, उसे मत काट देना, हेडिंग कंज्यूमर ही चल रही है, उसी में बता रहा हूँ कुछ बातें। देखो भाई देखो, देखते जाओ देखते जाओ। मैं कहता हूँ अपनी हेडिंग क्या चल रही थी, तो भैया अपनी हेडिंग चल रही थी कंज्यूमर्स। ओके भैया, है ना। अब सुनो, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ एक ग्रास है, ग्रास ग्रास, तो ग्रास को कौन खाएगा? तो ग्रास को खा देगा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? तो ग्रास हॉपर को खा देगा फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? फ्रॉग को खा देगा स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा? तो स्नेक को सपोज खा देगा ईगल, है ना। अब अगर मैं ग्रास पे आया, ग्रास पे, तो क्या ग्रास एक प्लांट है? और पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर, तो जो ग्रास है वो अपना खाना खुद बनाएगा, तो क्या ये प्रोड्यूसर है? और अगर ये प्रोड्यूसर है तो ये कैसी है? ऑटोट्रॉफिक। इसके बारे में इतनी चीजें कह सकता हूं। अब मैंने कहा ग्रास हॉपर वो है जिसने ग्रास को खा दिया, तो ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया। तो ये बताओ, ये अपना खाना खुद बनाता है या किसी पे डिपेंडेंट है? तो मैंने कहा ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये किसी पे डिपेंडेंट है। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो होते हैं कंज्यूमर्स, और वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब दिक्कत है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी टर्शियरी। तो पी से हो गया प्राइमरी कंज्यूमर और पी से हो गया प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर यानी इसको खा रहा है ना, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो सुनो, ग्रास हॉपर प्लांट को, ग्रास को खा रहा है, और क्या ये प्रोड्यूसर है? तो जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं ना, उनको मैं कहता हूं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलता हूं मैं इनको? प्राइमरी कंज्यूमर। और मेरे को एक बात बताओ, ये कैसे हैं? तो बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, वो हर्बीवोरस होते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। अच्छा, अब आगे चलो। अब मैं कहता हूं ये जो फ्रॉग है, ये जो फ्रॉग है, ये कैसा है? तो इस फ्रॉग ने इसको खा दिया, फ्रॉग ने इसको खा दिया। इसका मतलब देखो, प्रोड्यूसर्स को जिसने खाया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जिसने खाया वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब क्योंकि इसने इसको खा दिया, तो ये कैसा है? कार्निवोर, है ना। अब आगे समझना। अब अगर मैं थर्ड पे आता हूं, तो थर्ड क्या है? स्नेक। स्नेक ने इसको खाया, तो जिसने सेकेंडरी कंज्यूमर को खा दिया ना, वो है टर्शियरी कंज्यूमर। वो कैसा है? टर्शियरी कंज्यूमर। अच्छा, और टर्शियरी कंज्यूमर भी इस वाले केस में कैसा है? कार्निवोर। आगे चलो, ईगल ने स्नेक को खा दिया, तो जिसने टर्शियरी कंज्यूमर को खा दिया ना, वो है क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्या है वो? क्वार्टरनरी कंज्यूमर। और इस केस में वो भी कैसा है? कार्निवोर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये बताओ भैया, जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोरस होंगे, यहां तक तो फिक्स है। लेकिन मैं पूछता हूं भैया, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर ये क्या हो सकते हैं? तो आपको पता है, चाइना वगैरह गए हो कभी? चाइना वगैरह, चाइना में तुमने क्या देखा है? चाइना के लोग फ्रॉग, स्नेक सब खा जाते हैं, सब खा जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ये ना एक फूड चेन चल रही थी, और यहाँ पे ना जब तक स्नेक आया, तो स्नेक को ना चाइना वालों ने लात मार के खुद फ्रॉग को खा गए, है ना। चाइना वालों ने स्नेक में लात मार दी और खुद फ्रॉग को उठा के खा गए। अब सुनो, यहाँ पे इसको जिसने खाया, इसको जिसने खाया वो कौन थे इस केस में? ह्यूमंस। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को जिसने खाया वो कौन से कंज्यूमर हो गए? टर्शियरी कंज्यूमर। अच्छा, पता आपको चाइना वाले फ्रॉग क्या ग्रास हॉपर भी खा देंगे? तो जिन्होंने ग्रास हॉपर को खाया, जिन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया, क्या वो सेकेंडरी कंज्यूमर है? तो जो ह्यूमंस है ना, वो टर्शियरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक सवाल क्या पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि जो ह्यूमंस है उसने फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा तो दिया, लेकिन क्या ह्यूमंस रोटी वगैरह नहीं खाता? तो हाँ भैया, रोटी भी खाता है। तो मैंने कहा जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस अपने आप में कैसे हैं? तो ह्यूमंस अपने आप में कैसे हैं? ओमनीवोरस हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है वो तो हर्बीवोरस है, लेकिन उसके बाद जो है ना, वो कार्निवोर भी हो सकते हैं और ओमनीवोर भी हो सकते हैं। ये समझा रहा था, क्या समझ आ गया? तो बच्चों यहां से आपको याद क्या रखना है? यहां से आपको याद रखना है कि ये जो है ना, ये कार्निवोर भी हो सकते हैं और ओमनीवोर भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? देखो, डीकंपोजर्स, थर्ड क्या है आपके? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स वो होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। क्या डिकम्पोज करते हैं? तो दे डीकंपोज। जो जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर है। दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। वो उसको किस में तोड़ देते हैं? इनटू इनऑर्गेनिक मैटर, इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। और बच्चों जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इससे आपकी NCERT एग्जाम्पलर में सवाल है।
यही पूछा हुआ है, बोला हुआ है डिकम्पोजर्स क्या करते, तो ऑप्शन में था वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ देते, तो इसको टिक करना था। अच्छा सेकंड पे आओ, अगर बच्चों वो देखो ना वो सब कुछ को तोड़ के खत्म कर देते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या वो इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। सपोज एक हिरन मर गया है ना, हिरन को शेर ने नहीं खाया, हिरन ना कहीं ऐसी जगह मर गया जिसको जहां उसको कोई खा नहीं पा रहा, तो क्या उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ेगी धीरे धीरे सड़ के खत्म होकर मिट्टी में मिल जाएगी। कहते हैं ना मिट्टी में मिल जाता है इंसान, तो मिट्टी में मिल जाती है। तो वो कौन है जो उसकी बॉडी को सड़ा के मिट्टी में मिलाते हैं, तो वो है डिकम्पोजर्स। तो क्या वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, तो सेकंड पॉइंट, दे क्लीन द एनवायरमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आओ, तो बच्चों जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिकम्पोजर्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बच्चों जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं ना, डिकम्पोजर्स डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म को किस पे फीड करते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स। जो मर गए और जो सड़ गए हैं ना उनको खाते हैं डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं ना उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही है। अच्छा बच्चों देखो एक चीज और, एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये बताओ जैसे मैंने कहा ना, सपोज यहाँ पे ये क्या है, ये डेड मैटर है। डेड कैसा है, मैटर, मर गया कोई है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, डिकम्पोजर्स ये कौन होते हैं, तो बैक्टीरियाज हो गए, सम फंजाई हो गई, ये सब होंगे। तो मान लो जो बैक्टीरियाज है ना, जैसे डेड एंड डिकिंग है तो इसके ऊपर ना बैक्टीरियाज लैंड करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी आपके डिकम्पोजर्स होते हैं ना, सुनना, जितने भी आपके डिकम्पोजर्स होते हैं ना, दे लैंड ऑन डेड मैटर। जो मर गया ना उसकी बॉडी पे लैंड करते हैं। अच्छा स्टेप 1, इसके बाद क्या होता है, जब वो इसके ऊपर जाते हैं ना बच्चों, तो आपको पता है जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम खाने को खाते हैं तो पेट में इंटरनल डाइजेशन होता है, इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जैसे ये डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे लैंड करते हैं, अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकाल के उसके सरफेस पे रख देते हैं। अब जो उसका सरफेस है ना वो कैसा था, वो ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से ना वो धीरे धीरे टूट जाता है। और किस में टूटता है, इनऑर्गेनिक में। तो जब कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल में टूटती है ना, इसी को डाइजेशन कहता हूं। तो पता है क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स है ना वो हम लोग खाते हैं, पेट के अंदर इंटरनल डाइजेशन होता है। डिकम्पोजर्स अपने फूड पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और सबसे पहले ना फूड को वो बाहर ही ब्रेक कर देते हैं, तो इनका डाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और जब ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो दे रिलीज सम digestive enzymes on body of matter। और इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल डाइजेशन। तो बच्चों क्वेश्चन आता है डिकम्पोजर्स में डाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर दिए, तो ये धीरे धीरे टूट गया। तो जब कोई चीज कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटती है ना, तो उसका डाइजेशन होता है। तो डिकम्पोजर्स ने अब इसको खाया नहीं, इसको पहले तोड़ दिया, तो डिकम्पोजर्स ने इसको अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट किया है। तो डिकम्पोजर्स का जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। और जैसे एक बार वो ऑर्गेनिक से सिंपल इनऑर्गेनिक में टूट गया, अब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सब पॉइंट है। अब जितना बताया ना उसके आगे देखो मैंने तुम्हें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स के जो सवाल बन सकते थे, जो एनसीईआरटी की लाइन है, जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सब बता दिया। एक वर्ड सुन लो मेरी बात, एक वर्ड बाहर से नहीं आएगा। जो मैंने इस मार्कर से इस पे लिख दिया ना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब सुनो, अब मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर्स की बात करता हूँ। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स यार बहुत बार बता चुका हूँ। प्रोड्यूसर्स, पी से क्या, प्लांट्स। कौन से, ग्रीन प्लांट्स। अच्छा फिर ब्लू, ग्रीन, एल्गी। तो बच्चों मैं ये बार बार क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि ना इसके सवाल आते हैं ना, और इसी को क्या बोलता हूँ मैं, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा और तीसरा एग्जांपल क्या, कीमोऑटोट्रॉफिक से क्या बताया था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। चलो भाई आ जाओ कंज्यूमर्स पे आओ। कंज्यूमर्स के क्या एग्जांपल है, तो भाई कंज्यूमर्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो कंज्यूमर्स आपके हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। हर्बीवोरस कंज्यूमर में क्या एग्जांपल हो सकता है, ग्रास हॉपर हो सकते हैं। अच्छा ग्रास हॉपर के बाद क्या हो सकता है, ग्रास हॉपर के बाद क्या हो सकता है, तो भाई डियर हो सकते हैं, है ना, गोट हो सकते हैं,
काव हो सकता है ना, ये सब हो सकते हैं। फिर आपके कार्निवोरस डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, जैसे टाइगर हो सकता है और लायन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। और आपके ओमनीवोरस कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, जैसे क्या हो गए, ह्यूमंस हो गए। अच्छा, डॉग्स हो गए, ये सब समझ आ गया आपको। अच्छा, डिकम्पोजर्स में क्या एग्जांपल याद रखने हैं, तो बच्चों आपकी बुक में भी ज्यादा नहीं दिखा, बस इतना याद रखना, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरा सम फंजाई और तीसरा सम बैक्टीरियाज। ऐसे दिखा होगा, खैर इनसे सवाल आते ही नहीं है, इन दोनों से आते हैं, बट वो बता दिया। फटाफट देखो, फटाफट। फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम। तो बच्चों इकोसिस्टम चल कैसे रहा है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले इकोसिस्टम शुरुआत किससे हो रहा है, तो पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से CO2 देती होगी, वाटर देती होगी, सनलाइट देती होगी, और अपने क्लोरोफिल में क्या करती होगी, जो मेसोफिल सेल्स है वहां पे क्या होता होगा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होती होगी, प्लांट का खाना बनता होगा। प्लांट का खाना बन गया, प्लांट में एनर्जी आ गई, प्लांट को खा दिया गोट ने, गोट को खा दिया लायन ने। तो मैंने कहा जो प्रोड्यूसर्स है ना उनको कंज्यूमर्स खा देते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा देते हैं। और जैसे मैंने प्लांट को खाया तो मेरे में प्लांट की एनर्जी, गोट ने प्लांट को खाया तो गोट में प्लांट की एनर्जी आ गई, गोट को शेर ने खाया तो गोट शेर के अंदर गोट की एनर्जी आ गई। तो क्या एक से अगले में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऐसा होता रहता है। अब शेर मर गया, शेर को किसी ने खाया, शेर मर गया, तो जब शेर मरा ना, जब शेर मरा तो उसकी बॉडी सड़ने लगी, गलने लगी, खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर्स उस पर बैठ गए और उसका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ने उसको खराब कर दिया। तो 3 स्टेप में इसका आंसर लिखना है, सुनो। सबसे पहला प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसमें मेनली क्या है, प्लांट्स, है ना, क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर फूड, ऐसे लिखना आंसर, सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग CO2, सनलाइट, केमिकल्स, है ना, मिनरल्स, और इससे क्या सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है, बाय मिनरल्स, ठीक है। अब प्लांट ने खाना बना दिया, तो प्लांट यानी प्रोड्यूसर्स को किसने खा दिया, कंज्यूमर्स ने। तो दीज प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, further primary consumers are eaten by secondary consumers, further primary consumers are eaten by secondary consumers, और ऐसे चलता रहता है, एंड सो ऑन। इस वजह से क्या होता है, एक से दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, अब मैंने कहा शेर कभी ना कभी मरेगा ना, तो थर्ड स्टेप, व्हेन कंज्यूमर्स डाई, जब कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है और उसको कोई खाने वाला नहीं होता, तो उनकी बॉडी को ना कौन डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजर्स, देयर डेड एंड डिकेइंग बॉडी is decomposed by decomposers, ठीक है, डिकम्पोज कर दिया। अब क्या हुआ, एक बात बताओ, हमारी बॉडी में क्या है, मिनरल्स ही तो हैं, तो बॉडी को जब डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया ना, तो सारे मिनरल्स जो है ना वापस सॉइल में चले गए, एयर में चले गए। तो यहां तक देखो, इसको कंप्लीट करते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो बच्चों इस थर्ड वाले पॉइंट को कंप्लीट करता हूं, थर्ड वाले पॉइंट को क्या दिखा हुआ है, देखो क्या हुआ ना, जब कंज्यूमर्स मर गए तो उनकी डेड एंड डिकिंग बॉडी को डिकम्पोज कर दिया, किसने, डिकम्पोजर्स ने। और जब उन्होंने उसको डिकम्पोज किया ना, एंड देयर बॉडी डिकम्पोज्ड इनटू, भाई बॉडी बनी किससे होगी, न्यूट्रिएंट्स, है ना, फिर मिनरल्स एक्सेट्रा। ये जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में बॉडी टूट गई ना, इसको किसने एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल, एयर, है ना, नियर बाय प्लांट्स,
ऐसे दिखना है आपको आंसर। देखो बच्चों हुआ क्या समझो, मैं कहता हूँ सबसे पहले ग्रास थी तो इसने क्या किया, अपना खाना खुद बनाया, तो इसके पास आ गई एनर्जी। इसको क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर ने खा दिया, प्राइमरी को सेकेंडरी ने खा दिया और ये चलता रहा। तो इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई, ये चलता रहा। अब क्या हुआ ना, कंज्यूमर डेथ हो गया और उसको कोई खाने वाला नहीं है, तो डिकम्पोजर्स आए और उन्होंने इसकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। तो बॉडी बनी किससे है, मिनरल से बनी है, ऑक्सीजन से बनी है, वाटर से बनी है। ये सब मिट्टी पे होता है ना डिकम्पोजिशन, तो ये सब डिकम्पोज हुआ और ये सारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिनरल्स में चले गए। मतलब ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे ना सॉइल में चले गए, और क्योंकि सॉइल के अंदर इतने सारे मिनरल्स आ गए तो यही मिनरल्स को वापस प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और फिर से ये साइकिल चलती रही। समझ रहे हो? तो ऐसे चलता है इकोसिस्टम। देखो इसमें अब बच्चों आओ आगे चलते हैं। अब सुनो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड चेन। भाई फूड चेन क्या होता है, फूड चेन क्या होता है? तो एग्जांपल देखो, मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँ तो एक एग्जांपल से समझ आएगा। फॉरेस्ट की बात करूँ तो फॉरेस्ट में है ट्रीज की स्पेलिंग यही होती है ना। ट्रीज को खा दिया डियर ने और डियर को खा दिया लायन ने, है ना। ये डियर, लायन को बहुत डियर था, इसने खा दिया। अब सुनो क्या हुआ ना, मैं कहता हूँ क्या आपने एक पैटर्न नोट किया, आपने देखा कि एक ना ये ऐसे एरो बने हुए, आपने क्या देखा कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा दिया, तो ये एरो किस तरफ जा रहा है, जिसको खाया उससे, जिसने खाया उसकी तरफ एरो है। जो खा देता है ना उसकी तरफ एरो बनता है। तो मैं कहता हूँ ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, जब इस डियर ने इस ट्री को खाया होगा ना तो इस ट्री के अंदर जितनी भी एनर्जी थी, अब सुनो कौन सी एनर्जी, क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, फूड चेन में कौन सी एनर्जी जाती है, तो केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। मैं कहता हूं एनर्जी ना यूनिडायरेक्शनल है। मेरा मतलब इस ट्री ने जितनी भी केमिकल एनर्जी बनाई वो ट्री से चली गई डियर में, डियर ने जितनी भी केमिकल एनर्जी बना गई, जब डियर को लायन ने खाया तो इसमें इससे कहां चली गई, लायन में चली गई। तो मैं ये कहता हूं ये जो एक चेन है, ये जो एक सीरीज है, इसमें मैंने क्या देखा, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी बनाता है और जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खा देता है तो इस ऑर्गेनिज्म के लिए ये वाला ऑर्गेनिज्म एक सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, जिसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर है ना वो यूनिडायरेक्शनल है, जो खा देता है उसकी तरफ। अब सुनो मैं कहता हूं मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे ना ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। जैसे इसको देखो, इसने इसको खाया और ये खुद खाना बन गया इसके लिए। तो देखो फूड चेन इज द लीनियर मतलब सीधी, लीनियर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है जहां पे कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म इसको खा देता है और ये खुद अगले के लिए खाना बन जाता है एंड बिकम्स द सोर्स ऑफ फूड फॉर द अदर। ठीक है, किसी इकोसिस्टम में फूड चेन क्या है, फूड चेन कुछ नहीं है, डियर है ना, तो डियर ने ना प्लांट को खाया, तो कोई ऑर्गेनिज्म किसी को खा देता है और डियर को लायन ने खाया, तो डियर खुद खाना बन गया लायन के लिए, तो ये एक फूड चेन है, खाने की चेन चली आ रही है। अब सुनो सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट पे मैं कहता हूँ फूड चेन में ना एनर्जी का फ्लो जो होता है ना वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कैसे याद करोगे, जिसको खाया उससे जिसने खाया उस तरफ ये एरो रहता है, इसका मतलब है ऐसे जा रही है एनर्जी। और सुनो कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। फटाफट देखो चेन के सम एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल देता हूं मैं, फॉरेस्ट फूड चेन। एक फूड चेन है जो कि जंगलों में देखा गया। वो क्या देखा गया कि सबसे पहले ना ट्रीज थे, ट्रीज को खा दिया डियर ने और डियर को खा दिया लायन ने। तो मैं कहता हूँ फूड चेन एक ऑर्गेनिजम्स की एक लीनियर सीरीज है जिसमें केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आगे मैं कहता हूँ इस सीरीज में ना एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को खाता है और ये खुद खाना बन जाता है अगले के लिए, ये फूड चेन है। तो मैं कहता हूँ ये है फूड चेन फॉरेस्ट वाली। अच्छा आगे चलो, इसके बाद मैं कहता हूँ ग्रासलैंड फूड चेन। ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रासलैंड फूड चेन ग्रासेस वगैरह में कैसे होती है। तो बच्चों ग्रास से शुरू करो। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को किसने खा दिया, तो फ्रॉग ने खा दिया। फ्रॉग को किसने खा दिया, स्नेक ने खा दिया। और स्नेक को किसने खा दिया, ईगल ने खा दिया। ठीक है, तो ये भी तो एक फूड चेन हो गई। ये ऑर्गेनिज्म देखो, जैसे अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग जो है ना इस फूड चेन में उसने किसी को खाया और ये खुद खाना बन गया अगले के लिए। स्नेक ने इसको खाया, ये इसके लिए खाना बन गया। समझ आ रहा है। अच्छा और क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करता हूँ, पानी वाले इकोसिस्टम की। तो पानी वाले इकोसिस्टम में बच्चों फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स की बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी सुनो एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल क्या है, मैं कहता हूं जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसको छोटी छोटी मछलियों ने खा दिया, स्मॉल फिशेस, और ये स्मॉल फिशेस खुद खाना बन गई बड़ी फिशेस के लिए। खुद खाना किसके लिए बन गई, बड़ी फिशेस के लिए। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं फूड चेन के। देखो आगे चल रहा है।
इसके बाद जो मुझे समझाना है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स? ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? तो बच्चों ट्रॉफिक लेवल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म का कौन सी पोजीशन है, कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इट इज पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। किसी भी फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं कहता हूं देखो ग्रास था, तो ग्रास को खा दिया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा दिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा दिया स्नेक ने, और स्नेक को खा दिया ईगल ने। तो मैं कहता हूं इस फूड चेन में इसकी फर्स्ट पोजीशन है। इसकी कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट। तो क्योंकि इसकी पोजीशन फर्स्ट है ना, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है। अच्छा, उसके बाद ये है आपका प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है ना, वो इसके बाद है ना, तो ये है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इसको जिसने खाया ये कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। किस ट्रॉफिक लेवल पे है? थर्ड ट्रॉफिक। इस वाले केस में थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, इसको खा दिया स्नेक ने, तो सेकेंडरी के बाद कौन आता है? टर्शियरी कंज्यूमर। क्या आ गया? टर्शियरी कंज्यूमर। तो इसने इसको खा दिया, तो ये थर्ड पे था, तो अगले पे चलो, ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे होगा? फोर्थ टॉपिक। और ये हो गया, इसने इसको खा दिया, तो ये है क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्वार्टरनरी कंज्यूमर। और क्योंकि इसने एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाया जो चौथे पोजीशन पे आएगा, तो ये खुद पांचवें पोजीशन पे आ गया, तो ये है फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। समझ आ गया? क्वेश्चन आता है किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो किसका होगा? तो वो हमेशा प्रोड्यूसर्स का होगा। हमेशा किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई देखो ईगल जब मरेगा तो इसको डिकम्पोजर्स खाएंगे, तो लास्ट में डिकम्पोजर्स क्यों नहीं दिखा? तो ना इस बात को दिख देना कहीं, डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन। उनको हम फूड चेन में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि मान लो ये फूड चेन यहाँ तक नहीं गया, ग्रास हॉपर यहीं मर गया, तो इसको यहाँ डिकम्पोज कर देगा, फ्रॉग यहीं मर गया, इसको यहाँ डिकम्पोज कर देगा। तो जो डिकम्पोजर्स है ना, वो फूड चेन के एंड में नहीं आते, वो फूड चेन के हर एक लेवल पे ना पैरेलली चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे बनाओ पहली बात, यहां तक हो गया। अब बच्चों मैं तुम्हें एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक एग्जांपल देता हूं, जो कि तुम्हारे एग्जाम में बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमनली। वो क्वेश्चन क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल्स। बच्चों एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल देता हूं, और इससे ट्रॉफिक लेवल भी समझाऊंगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम। और इस वाले एग्जांपल को अच्छे से याद रखना। बच्चों देखो सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा ऐसा पानी जो बहुत मतलब ना आपके गांव वगैरह में ना कोई ऐसा तालाब होगा जो बहुत टाइम से मतलब ऐसे बेकार पड़ा है, तो उस पे ना काई जम जाती है, काई एल्गी जम जाती है। तो मैं कहता हूं देखो क्या होता है, हर एक वाटर बॉडी में ना सबसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना पाते हैं, उसको कहता हूं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम शुरू होता है एक वर्ड से जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which produce their own food by फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना बना देते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्या होगा, तो आप इसके एग्जाम्पल में याद रखोगे एल्गी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ फाइटोप्लैंक्टन्स को ना कोई खा देगा, तो जो इनको खा देगा ना उसे कहते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। क्या बोलूंगा? ज़ूप्लैंक्टन्स। ये क्या है? ये भी टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो हैं, लेकिन टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से अपना खाना बनाते हैं उनको कहता हूं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो यानी प्लांट्स है ना, तो टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बनाते हैं उन्हें कहता हूं फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये कौन से लेवल पे है? तो ये है आपका प्रोड्यूसर, है ना। और क्योंकि यहां से शुरू है तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 है ना। अच्छा आगे चलो, ज़ूप्लैंक्टन्स ने इसको खा दिया, तो ये भी क्या है? टाइनी माइक्रो। देखो बच्चों को ना फाइटो और ज़ू में बहुत कंफ्यूजन है, सुन लो भाई। टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which feed on फाइटोप्लैंक्टन्स। ये भी टाइनी माइक्रोस्कोपिक, ये वो टाइनी माइक्रोस्कोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो इसे कहता हूं फाइटोप्लैंक्टन्स। और ज़ूप्लैंक्टन्स भी टाइनो माइक्रोस्कोपिक तो हैं, लेकिन ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खा जाते हैं। फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। अब मैंने कहा ये बताओ, क्योंकि इसने प्रोड्यूसर्स को खा दिया तो ये क्या है? प्राइमरी
प्राइमरी क्या, कंज्यूमर। और अगर ये बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर है तो मैंने कहा ये सबसे शुरुआत में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, तो क्या ये ट्रॉफिक लेवल नंबर 2 पे होगा। अच्छा, अब जू प्लैंक्टन्स को ना छोटी छोटी फिशेज ने खा दिया, तो अब कौन आ गई, स्मॉल फिशेज। अब मैंने कहा ये बताओ क्या इन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर को खा दिया, तो ये क्या होंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अच्छा, ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे थे, 2, तो अब ये कौन से पे होगी, ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे होगी। स्मॉल फिशेस को बड़ी फिश ने खा दिया, बिग फिश, बिग फिशेस। अब मैंने कहा ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे थी, तो ये चौथे ट्रॉफिक लेवल पे होगी। ये सेकेंडरी कंज्यूमर था, सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई खा दे तो ये क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर। समझ आ गया। तो जब जब आपसे ये बोला जाए ना कि एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल दो, तो ये वाले देना है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस। फाइटोप्लैंक्टन टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और ये प्रोड्यूसर लेवल पे है, ट्रॉफिक लेवल 1 पे एल्गे एग्जांपल है। जूप्लैंक्टन टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन इनको खा देते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, तो ये ना ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटरोट्रॉफिक है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, इसकी बात करता हूं। तो इसने स्मॉल फिशेस को खा दिया, तो ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। स्मॉल फिशेस ने किसको खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को, तो ये खुद सेकेंडरी कंज्यूमर। बिग फिशेस ने किसे खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर को, तो ये खुद टर्शियरी कंज्यूमर। इसने जिसको खाया उसका क्या लेवल था, 3, तो इसका क्या, 4। बनाओ। देखो यार बच्चों, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बच्चों सुनो, क्वेश्चन आएगा जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, तो कौन सी एनर्जी, तो हमेशा याद रखना केमिकल एनर्जी क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो है ना, वो एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि बायोलॉजी की स्टडी करते थे, जिनका नाम था रेमंड लिंडमैन, ठीक है। और 1942 में ना इन्होंने एक लॉ दिया 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे मान लो एक ट्री है, ट्री को किसने खा दिया, डियर ने खा दिया, डियर। और डियर किसका डियर है, लायन का डियर है। तो ट्री के पास सपोज 100 किलो जूल इतनी एनर्जी थी, एनर्जी किसमें आती है, जूल्स वगैरह में आती है, तो इसके पास 100 किलो जूल्स एनर्जी थी। तो जब इसको डियर ने खा दिया ना, तो डियर के पास एनर्जी तो गई, किस फॉर्म में गई, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन कितनी गई, तो जितनी इसके पास थी ना उसके सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। तो किसी का भी 10% निकालना है ना, तो कुछ मत करो, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 को जब मैंने 1/10 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी इस डियर के पास सिर्फ 10 किलो जूल एनर्जी आई। डियर को किसने खा दिया, लायन ने, तो एनर्जी ट्रांसफर तो हुई केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन कितनी, तो इसके पास जितनी थी ना उसका 10%, तो 10%, फिर तो 10% के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करो, इस पे कितनी थी, 10, यानी लायन के पास सिर्फ 1 किलो जूल की एनर्जी आई। तो रेमंड लिंडमैन साहब ने ये बोला कि भाई जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, उस केस में सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बाकी जो 90% है ना, सुनो, प्लांट है, प्लांट के पास 100 किलो जूल एनर्जी है, लेकिन भाई हमेशा थोड़ी रहेगी, प्लांट को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी है ना। उसके बाद मैं कहता हूँ डियर के पास 10 एनर्जी थी, तो भाई 10 की 10 एनर्जी वो आगे थोड़ी ट्रांसफर कर देगा, उसकी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ब्रीथिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, बॉडी फंक्शंस होंगे, जो सारी लाइफ प्रोसेस मेंटेन है, उसमें एनर्जी नहीं लगेगी कि नहीं। तो हम कहते हैं कि 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और जो 90% एनर्जी बचती है ना, वो 90% एनर्जी ना, सबसे पहले तो जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है ना, जो भी आपकी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है उसको मेंटेन करने में चली जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाकी एनर्जी का होता क्या है, और लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में चली जाती है। उसके बाद जितनी भी बचती है ना, वो एनवायरनमेंट में हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट इन एनवायरनमेंट in form of हीट एनर्जी। किस एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के। देखो बच्चों, अब देखो, अच्छा ये तो हो गया, अब सुनो ये भी बता ही देता हूँ, ये नहीं बताया। तो मैंने कहा इस लॉ के हिसाब से क्या होता है ना, एक ट्रॉफिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, तो सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये कहा था लिंडमैन साहब ने, ये कहा था कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता कितना होगा, सिर्फ 10%। देखो बच्चों, यहीं पे ना आगे आपकी बुक में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी, और जहां जहां सोलर एनर्जी है ना, वहां एक वर्ड आप देखोगे लिखा होगा रेडिएंट एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स।
देखो बच्चों, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूं सपोज यहाँ पे सन है, तो आपको पता है सन के बारे में ना एक बात कही गई है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है और आप कितनी भी एनर्जी दे दो सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सन पे ना हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, हाइड्रोजन हीलियम बनता है, हीलियम हाइड्रोजन बनता है। इतनी एनर्जी, इतनी हीट, इतनी लाइट निकलती है ना कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम कितनी दे दो। अब सुनो, सन से जो है, सन से क्या आ गई? सनलाइट। तो सन से क्या आ रही होगी? सनलाइट। अच्छा, इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो बच्चों सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन प्लांट, एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट। अच्छा, कौन सा? तो टेरेस्ट्रियल वाला, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहता है, ग्रीन टेरेस्ट्रियल प्लांट। अच्छा, क्यों करेगा? फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। अब मैं कहता हूं सपोज इस सनलाइट में ना, इस सनलाइट में 1000 किलो जूल की एनर्जी थी, 1000 किलो जूल की एनर्जी थी। तो मैंने कहा यहाँ पे एक प्लांट है, तो एक प्लांट बनाया जाए, ठीक है। और ये इसकी एक टहनी निकाल देता हूँ, ये एक पत्ता, देख रहे हो ये प्लांट है। तो पता है बच्चों एनसीईआरटी में, ठीक है, तो पता है बच्चों एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, उस लाइन में ये बोला गया है कि द टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट्स ओनली एब्जॉर्ब 1% ऑफ द टोटल रेडिएंट एनर्जी अवेलेबल टू द प्लांट। मतलब जितनी एनर्जी इस प्लांट को दी जा रही है ना सन से, उसका सिर्फ 1% एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता। तो इसका मतलब अगर सन से 1000 किलो जूल की एनर्जी आती है तो 1% का मतलब है 1/100, तो 1% ऑफ 1000। इसका मतलब अगर इसको 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, अगर 1000 किलो जूल की एनर्जी अवेलेबल है ना प्लांट के लिए, तो प्लांट कितना एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट ओनली एब्जॉर्ब कितना करेगा? तो देखो 2 0 कट गए, 10 बचे, 10 किलो जूल, 10 किलो जूल। तो बच्चों आगे से कभी क्वेश्चन आया कि सन के पास 100 एनर्जी है तो प्लांट सिर्फ 1% एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, समझ आ गया? तो सन जितनी एनर्जी देता है ना प्लांट को, उसकी सिर्फ 1% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ 1%, ठीक है। तो प्लांट, तो यहां से क्या देख सकता हूं कि प्लांट ओनली एब्जॉर्ब 1% ऑफ सोलर या फिर रेडिएंट एनर्जी अवेलेबल टू इट। उसको जितनी एनर्जी सनलाइट से आ रही है ना, उसका सिर्फ 1% ही, ऐसा नहीं है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता, करना तो चाहता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है कि सिर्फ 1% कर सकता है, समझ आ गया? देखो इससे अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखते हैं, फूड चेन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, सारे डाउट्स तुम्हारे इसी से निपटा दूंगा। कह रहा है कि सन के पास ना, सन प्लांट को कितनी एनर्जी दे रहा है? तो 10,000 किलो जूल एनर्जी दे रहा है। तो प्लांट के लिए कितनी सोलर एनर्जी अवेलेबल है? तो अवेलेबल एनर्जी कितनी है? अवेलेबल सोलर एनर्जी कितनी है? तो ये है आपकी 10,000 किलो जूल। अब ये बताओ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो ये सिर्फ 1% ऑफ टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो 1% के लिए कुछ मत करो, जहां 1% होना वहां कर देना 1/100। तो मैं कहता हूं प्लांट के पास कितनी एनर्जी होगी? तो भाई कितनी है? 10,000 का 1/100, 2 0 से 2 0 कटा, तो प्लांट के पास 100 किलो जूल इतनी एनर्जी है। अब मैंने कहा सन की 1% एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट के पास कितनी है? तो प्लांट के पास है 100 किलो जूल एनर्जी। अब मुझे पता है 10% लॉ कहां से शुरू होता है? प्रोड्यूसर से। यहां से मत शुरू कर देना, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर से अब कितनी एनर्जी जाएगी? तो हर बार कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होना है? 10% का होना है। देखो सन से प्लांट लेगा 1%, उसके बाद हर जगह 10%। अब देखो जहां 10% होना, कुछ मत करो, 1/10 की मल्टीप्लाई, 1/10 की मल्टीप्लाई। तो मैं कहूंगा इसके पास 100 किलो जूल है, तो इस पे कितनी होगी? तो मैं बोलूंगा 100 से 100 का 10%, तो मैं बोलूंगा गोट के पास ना 10 किलो जूल एनर्जी होगी। अब गोट के पास 10 है, तो जब गोट को टाइगर ने खाया, तो गोट के पास 10 एनर्जी थी और उसका भी 10%, तो टाइगर के पास 1 किलो जूल की एनर्जी आ गई। कितनी एनर्जी आ गई? 1 किलो जूल की। दोबारा देखो, सन की एनर्जी कितनी अवेलेबल थी? 10,000 किलो जूल। उसका सिर्फ 1% प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो 1/100 किया, तो प्लांट के पास 100 किलो जूल। अब यहां से 10% लो, देखो 10% लो ना, प्रोड्यूसर से शुरू होता है, सन से तो 1%, फिर यहां से 10%। तो प्लांट पे 100 थी, उसका 10%, तो इस पे आ गई 10। गोट पे 10 थी, उसका 10%, इस पे आ गई 1। समझ आ गया आपको? समझ आ गया क्या आपको? तो ऐसे करने क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों।
तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना, जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं फूड चेन के और भी 4-5 तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने। अब मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको इसकी एनर्जी पता है तो आप पीछे की भी बता सकते हो, आगे की भी बता सकते हो, सब बताऊंगा। ये आपको कैसी लगी जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।